गाइड्स, आप लोगों के सामने मैं हॉरर उपन्यास गंध का 17वां पार्ट लेकर आ गया हूँ। आप लोग चैप्टर 17 सुने और इसे लाइक सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हौसले को बुलंद बनाएं और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। जैजाक भुक्त हिस्टोरिकल स्टोरी चैनल का नाम है मेरा, और इसे आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही नावल की एक चैप्टर आप लोगों के सामने लाता रहूं। एक गंध नावल है, हॉरर उपन्यास गंध का ये 17वां पार्ट है। उस सिंदूरी शाम की रोशनी में अपनी राइफलें हाथों में लिए लब, जीतू, दानिश, शिखा, अली, सदफ डाक बंगले के सामने वाली झील के किनारे आ गए थे। गाइड्स, आज तो बड़ी तादाद में मुर्गे ही दिख रहे हैं, दूसरी पक्षियां नहीं दिख रही, लब ने कहा। लब भाई, जंगली मुर्गे तो एक बार चख लिए हैं हम सब, क्या जांघिलों से कम टेस्टी थे वो मुर्गे? अली ने कहा। अली, एक कहावत है, जहाँ खीर न मिले वहाँ सत्तू से ही काम चलाना पड़ता है। अब सामने यही है तो यही सही। और लब अपनी राइफल छाती पे टिकाया और मुर्गों को लक्ष्य करके ट्रिगर दबा दिया। धाई की आवाज हुई और वहाँ मुर्गों का झुंड कोच 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 करता झील से जंगल की तरफ भागा। पर 4-5 मुर्गे झील के किनारे ही उफनाए से गोलार्ध चक्कर लगा रहे थे। शिकार हो चुका था। अली, दानिश तेजी से उधर दौड़ पड़े थे और उन 5 मुर्गों को दबोच कर वापस चल दिए। वाह लब जी वाह, आप भी आज 30 मार खां बन बैठे। मृत्यु प्यार से लब की पीठ पर एक धौल जमाती बोली। तभी लव अपनी बाहें पीछे करके मीतू की गर्दन पकड़े अपने लंबे कंधे पे झुकाया और उसके गुलाबी गालों पे किस करते बोला, तुम कितने प्यारे हो जान। अब दानिश अली उन 5 मुर्गों को लिए अपने दोस्तों के पास आ गए थे। मुर्गे इधर लाओ अली, दानिश उधर, वो जनाब शिकार करके अब इश्क फरमा रहे हैं, सदफ बोली। अली, दानिश, शिखा सभी हंसने लगे थे। लब भाई, अब चलें? अली बोला। हाँ गाइड, चलते हैं, अंधेरा होने को है, चलो। और अपनी राइफल संभाले लब, मीतू उनके साथ डाक बंगले की तरफ चल देते हैं। अभी सभी डाक बंगले के बाहरी विशालकाय गेट पर कदम रखते ही हैं कि वही बृहत्काय पंखों वाला काला पक्षी कीच 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 करीच का स्वर करता इन पर झपटता बंगले के भीतर गैलरी वाले शटर गेट के पास जाकर लुप्त हो जाता है। सभी गेट के भीतर अभी पैर डालने की कोशिश करते ही हैं कि मीतू, शिखा, सदफ एक साथ चीख पड़ती हैं। क्यों, क्या हुआ? अली दहाड़ उठा। गाइड्स, ही फर्श पर गई। सभी अवाक देखने लगे थे। काटो तो खून नहीं। बाहरी विशालकाय गेट से लेकर भीतर गैलरी वाले शटर गेट तक सिर्फ दो रक्त सने पैरों के निशानों की पक्तियां जीवंत दिख रही थी, जैसे कोई अपने जख्मी पैरों से चलता डाक बंगले में दाखिल हुआ है। ये कैसे हो सकता है गाइड्स? कोई जख्मी व्यक्ति हमारे जाने के बाद डाक बंगले में दाखिल तो नहीं हुआ है, सदक बोली। दिमाग खराब हो गया है क्या एक साथ सबका? आप सब देख ही रही हैं कि झील की तरफ जाते वक्त हमने गैलरी वाले शटर गेट को लॉक कर दिया था, फिर किसी का बंगला में जाना असंभव है। लव दहाड़ उठा। चलो भीतर, जो होगा सामने आएगा। अली दहाड़ उठा और सभी मुर्गे राइफलें लिए बाहरी गेट से भीतर आए। विशालकाय गेट बंद किए और गैलरी वाले शटर गेट की तरफ बढ़ चले थे। और दानिश गैलरी वाला शटर गेट खोला। सभी मोबाइल टार्च जलाए भीतर अंधेरे में डूबी गैलरी में दाखिल हुए। गेट बंद किए। अब मोबाइल टार्च की रोशनी में गैलरी नहा उठी थी और ज्यों ही उस ऊपर जाती सीढ़ियों के शुरुआती पायदान पे सभी कदम रखे ही थे कि सबके कदम रुक गए। एक रक्त सनी छत बिछत लाश सीढ़ियों की ऊपरी पायदान से सरकती नीचे को आ रही थी, जैसे कोई उस लाश को घसीटते नीचे ला रहा हो। हम किसी रूहानी ताकत के फंदे में बुरी तरह फंस चुके हैं लब भाई, अली बोला। ऐसा मैं नहीं मानता लब भाई। उस रूह का जो कार्य है वो करे, हमारा कार्य जो है हम करेंगे। हम शौकियन यहाँ नहीं, मुसीबत में फंस के ही यहाँ रुके हैं। अली दहाड़ उठा। तब तक वह सीढ़ियों से सरकती रक्त सनी लाश बंगले से निचली मंजिल की
गैलरी जहां फर्श पे सभी खड़े थे वहां आ गई थी। तभी कीच 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 करीच का स्वर करता हुआ बृहत्काय पंखों वाला विभस्त काला पक्षी इन पे झपटता अंधेरे में डूबी बंगले के उस गैलरी में दूर निकल गया था। तभी ये क्या, उस लाश के जिस्म के ऊपर एक लाल चुनर सी कुछ वस्त्र जैसी चीज दिखाई देने लगी थी। अभी वो जिस्म बेपर्दा था, पर ये कैसे संभव है? सभी इस एक पे एक हुए बदलाव से सिहर उठे थे। तभी अली दहाड़ उठा, ऊपर सभी ऊपर भागो, और सभी मुर्गे राइफलें लिए सीढ़ियां चलते ऊपर अपने कमरे की तरफ भागे थे। और नीचे पड़ी वो छत बिछत लाश लाल चुनर ओढ़े जीवंत युवती में तब्दील हो गई थी, और उसकी खिखियानी हंसी खिसियाई हंसती वो लाल वस्त्र में लिपटी युवती सीढ़ियां चढ़ती इनकी तरफ बढ़ने लगी थी। तब तक अली अपने बैग से प्लास्टिक के थैले निकाला और जंगली लकड़ियों को उस प्लास्टिक पे रख के माचिस की तिल्ली छुला दिया था। अब लकड़ियां धू धू करके जलने लगी थीं और लब दानिश 2 मुर्गों को खलियाने लगे थे। तभी लाल जोड़े में घूंघट काढ़े वह रहस्यमय युवती खिसियाई हंसती सबके ऊपरी मंजिल वाले गैलरी के ऊपरी पायदान पे आकर खड़ी हो गई थी। वहां बड़ा विचित्र दृश्य था। लाल जोड़े में कैद वह युवती हिसियानी हंसती इन सभी दोस्तों को घूंघट के भीतर से घूर रही थी। तभी वह बृहत्काय काला पक्षी कीच 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 करीच का स्वर करता उस अंधेरे में डूबे दस्त की तरफ से आया और इन सब पे ऊपर से होता उस लाल जोड़े वाली युवती के साथ नीचे अंधेरे में डूबी सीढ़ियों से होता गायब हो गया था। ऐसा लगा जैसे अब उस सबके जिस्म में जान आई हो। मुर्गे पक चुके हैं लब भाई, रात काफी हो चुकी है, बहुत सांप छुछुंदर का खेल चला, अब सभी क्षुधा शांत करो, आराम करते हैं। मुर्गे भूनता हुआ अली बोला, और सभी अपनी चाकू निकाले और मुर्गों पर टूट पड़े। क्षुधा शांत करके पानी पिए और अपनी राइफलें लिए अपने अपने कमरे में कैद हो गए थे। उधर अपने साथियों गुनिया सादुल दुल्ला के साथ डायन माई पन्नों के बंगले पे आ धमकी थी। पन्नो सादुल को फावड़ा दे, वह इस दस्त में जग्गू की मिट्टी देने के लिए कब्र खोदे। डायन माई बोली। पन्नो सादुल को फावड़ा दे। पन्नो बंगले के भीतर गई और एक फावड़ा लाई। डायन माई बोली, सादुल पास की झाड़ियों में एक कब्र खोद, हम सभी जग्गू की लाश लाते हैं। सादुल फावड़ा लिया और थोड़ी दूर झाड़ियों में गया और खुदाई शुरू कर दिया था। उधर एक चादर से ढककर जग्गू की लाश रखी गई थी। वास्ता मीरा गुनिया दूल्हा जग्गू की लाश को उस चादर में बांधने के लिए उसके ऊपर से चादर हटाए ही थे कि सभी एक साथ चीख पड़े थे। जग्गू की सुर्ख लाल आंखें इन्हें घूर रही थी। डायन माई दहाड़ उठी, क्या हुआ नालायकों, इस तरह चीख क्यों रहे हो? सरदार ये जिंदा है, इसकी आंखें हमें देख रही हैं, गुनिया बोली। तभी माई को समझते देर न लगी, वह पन्नों के बंगले पे जलती मसाल हाथों में ली और पन्नों के साथ आगे बढ़ी। और डायन माई मसाल की रोशनी में ये नजारा देखकर दहाड़ उठी, गुनिया दुल्ला अपने भाले से इस मृत जग्गू की छाती छलनी कर दो, इसे बुरी आत्मा ने मारा है, उसी का असर हो रहा है इस पे। और गुनिया दुल्ला दनादन अपने भाले का कई बार जग्गू की छाती पर किए और जग्गू की घूरती आंखों की पलकें बंद हो गई थीं। अब चादर में बांधो इसे। गुनिया चादर बिछाया और दुल्ला वास्ता मीरा जग्गू के मृत जिस्म को उठाए चादर पे लिटा दिए। गुनिया उसे उस चादर में बांध दिया। अब उठाकर ले चलो इसे उस दस्त वाली झाड़ियों में सादुल के पास। डायन माई बोली। आगे आगे मसाल लिए पन्नो माई चल रही थी और पीछे जग्गू की चादर में बंधी लाश उठाए गुनिया दुल्ला वास्ता मीरा सभी उसे सादुल के पास ले गए। वह कब्र कूद चुका था। अब सभी जग्गू को कब्र में डाले और मिट्टी भरने लगे थे। मिट्टी से कब्र भर दी गई। सभी माई के साथ बंगले पे लौट आए। एक खामोशी थी सबके बीच। उस खामोशी को तोड़ते हुए माई बोली, सावधान, घबराओ नहीं। मैं जानती हूँ वास्ता मीरा दोस्तों को खोने से तुम पर क्या बीत रही होगी, पर तुम्हारा बदला तभी पूरा होगा जब तुम्हारे दुश्मन और 6 लड़के लड़कियां तुम्हारे कदमों में तड़प रहे होंगे, क्योंकि उन्हीं के चलते तुम लोग रास्ते से भटक गए हो।
अब वो दिन करीब है। तुम सब पन्नों के साथ आराम से रहो, हम निकलते हैं, क्योंकि कहते हैं जहाँ भीड़ ज्यादा होती है लोगों के शक की सुई उधर को ही दौड़ती है। डायन माई बोली। और डायन माई अपने साथियों गुनिया सादुलदुल्ला के साथ वहां से निकल पड़ी थी। इधर डालपुर थाने पर इंस्पेक्टर मिताल बनर्जी और सिपाही इरशाद खान के दरमियान बीते दिनों पहले भैरवी गांव के उस दस्त में जो तीसरी वारदात हुई थी, जहां 2 संदिग्ध गाड़ियां और एक लड़के की छत बिछत लाश मिली थी, उस पर चर्चा चल रही थी। कैसा लगा आप लोगों को हॉरर उपन्यास गंध का ये 17वां पार्ट? आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें ताकि हम ऐसी ही कहानियां आप लोगों के सामने लाता रहूं। नमस्ते।